मात्र 13 साल में अस्तित्व में आई टीएमसी की सरकार ने माकपा को पश्चिम बंगाल में धूमिल कर दिया और अपनी सरकार बनाई। लेकिन आज भी कई ऐसे बंगाल में क्षेत्र हैं जहां माकपा का दबदबा बरकरार है और जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र उन्हीं में से एक है। देखना है कि विधानसभा चुनाव 2021 में क्या ये दबदबा बरकरार रहता है या फिर टीएमसी का झंडा लहराता है या फिर जामुड़िया में भी भगवा रंग लहराएगा। इन सभी सवालों के लिए हम आज मिलेंगे आयशी घोष से, जो जामुड़िया से माकपा की प्रत्याशी है। सबसे पहले स्वागत है आपका और आपको जामुड़िया में माकपा की ओर से टिकट मिलने के लिए बहुत बहुत बधाई। सबसे पहला मेरा आपसे एक सवाल रहेगा, आप जेएनयू की पहली प्रेसिडेंट है जिन्हें जामुड़िया से प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो जी सेटिंग प्रेसिडेंट, तो आपको यहाँ से प्रत्याशी घोषित किया गया है, तो आप कितनी तैयार हैं यहाँ के चुनाव के लिए? देखिए, तैयारी तो पूरी है, क्योंकि तैयारी व्यक्तिगत तौर से भी नहीं होती है। हम लोग मानते हैं कि हम लोग एक जो पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे लाखों जो कार्डर्स हैं, वर्कर्स हैं, हमारे साथी हैं, ये लोग हर दिन यहाँ पे जो लड़ाई है, जो ग्राउंड में लड़ाई होती है, उस लड़ाई को करते हैं, सामने से लड़ते हैं। तो तैयारी तो पूरी है। बात है कि क्षेत्र थोड़ा ज़्यादा है। हम लोग यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स करते थे, जहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स और यूथ को लेके डील करना पड़ता था। लेकिन जन विरोधी जो नीतियाँ भाजपा के सरकार लेते हुए आ रही है, केंद्र के जो सरकार 2014 के बाद से, उसमें हम लोग एकदम सामने से लड़ाई दिल्ली में भी रह के किए हैं। हमने बोला है, जब महंगाई बढ़ी है उसके खिलाफ हमने बात उठाया है। जब भी कुछ ऐसा आंदोलन हुआ है जहाँ पे हमें लगा है कि कोई भी नीति जो आम जनता की बुनियादी जो सवाल है उसको ठेस पहुँचा रहा है, तब भी हम लोगों ने बात रखा है। तो जामुड़िया में क्षेत्र थोड़ा ज़्यादा है। श्रमिक, मजदूर, महिलाएँ, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी से है, दलित, आदिवासी, सबको मिलके एक लड़ाई है। और यही कोशिश है कि लाल झंडा जिस तरीके से यहाँ पे लहराया है, इस वजह से सिर्फ नहीं लहराया है कि 34 साल तो एक था ही सीपीएम यहाँ पे लेफ्ट फ्रंट था, लेकिन उसके बाद भी जो 10 साल लोगों ने लाल झंडा का लड़ाई देखा है, किस तरीके से जब तृणमूल का सरकार यहाँ पे लोगों को अत्याचार कर रहे थे। हम देख रहे थे शारदा नारदा के केसेस में लोगों का, मतलब यहाँ पे हम जब जाते हैं गाँव में, लोग हमें इतना पेपर्स देते हैं कि देखिए हमने इतना इन्वेस्ट किया था, हमसे इतने पैसे लूटे गए। मनी मार्केटिंग की जो कंपनी, 10,000 किसी से 20,000, इतने गरीब परिवार से पैसे लिए गए हैं, सारे पैसे लूट हो गए हैं। तो देख के बहुत खराब लगता था कि राजनीति को आज किस जगह पे पहुंचा गया है। राजनीति जो स्तर होना चाहिए था लोगों का सेवा करने के लिए, लोगों के लिए कुछ बेहतर बनाने के लिए, अपने देश के लिए कुछ करने के लिए, आज वही राजनीति अपना पर्सनल एक गेम का या पर्सनल एजेंडा का स्पेस हो गया है। तो आज के समय पे एक लाल झंडा, इसकी लड़ाई, श्रमिकों की लड़ाई को तो कंटिन्यू करना है, लेकिन राजनीति का जो नज़रिया बदल जा रहा है, लोगों का जो आस्था राजनीति से चला जा रहा है, उसको भी हम लोग जो यूथ ब्रिगेड हैं, हम लोग उसको भी चेंज करना चाहते हैं इस समय पे। जामुड़िया में सीधे तौर पे आपकी लड़ाई भाजपा प्रत्याशी तापस राय से है, लेकिन उनका विरोध किया जा रहा है, उनके ही समर्थक उनका विरोध कर, तो इसे आप किस तरह से देखती हैं? देखिए, विरोधी कोई भी हो, बात है कि हमारा विकल्प क्या है। हम इसमें टाइम ज़्यादा मतलब कहीं पे भी ज़ाया नहीं कर रहे हैं कि टीएमसी क्या है। लोगों को पता है, लोग हर दिन हमसे ज़्यादा लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, मतलब हम लोग भी जितना देख रहे हैं, लोग भी इतना देख रहे हैं। हर कोई आके हमें बोल रहा है कि कोई काम बेसिक करवाना जाता है प्रशासन का, काम नहीं होने देते हैं, बोलते हैं वापस जाओ घर, इतना पैसे लेके आओ तब काम होगा। दूसरी बात, म्यूनिसिपल में काम नहीं होने दे रहे, पंचायत का वोट लूट हुआ है, लोग रो रहे हैं। गांव में हम लोग जब जाते हैं, आदिवासी इलाका में जाते हैं, लोग रो रहे हैं। पंचायत लूट का जो भी आपका ये एलिगेशन है, ये तो सीधे तौर पर टीएमसी के ऊपर मिला। एकदम, ये जो डेमोक्रेसी का सिस्टम है, इन्होंने पूरा खराब करके रख दिया है। अब ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग सरकार जो गठन करेंगे, हम बदलाव लाएंगे। कौन सी बदलाव? पिछले 10 साल में जो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए थे, जामुड़िया इलाका जो एक बहुत क्या बोले, ग्रोइंग अर्बन एक प्रोजेक्ट था, अगर देखा जाए तो 2011 के पहले से ही बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे सैंक्शन थे कि यहाँ पे वीडियोकॉन, रश्मि जैसे कारखानाएं बनेंगे, वो सारा कुछ हुआ नहीं। साथ साथ 2011 के पहले जो प्रोजेक्ट्स है वही कंटिन्यू कर रहा है, नया तो कुछ हुआ नहीं है। उनको सेफगार्ड करने में ही आधा लड़ाई हमारी चली जा रही है। तो हम लोगों को यही बोल रहे हैं, ये लड़ाई तो कंटिन्यू है। 44 सालों से यहाँ पर माकपा है, तो जो कल कारखाने खुलने की बात की जा रही थी, ये सब तो इन पर अब पहले बात करनी चाहिए थी।
ये आप जानती हैं, ये आप तो समझती हैं कि इन पर पहले बात होनी चाहिए थी? इनसे इस पे बात हो रही है। ये नहीं है कि हम चुनाव आए हैं इसलिए बात कर रहे हैं। आप किसी भी यहाँ पे जाएंगे लोगों से, लोगों को पता है कि माकपा की जो एजेंडा है या वो उनका जो डिमांड्स है वो मेरे आने से डिमांड्स नहीं हुए हैं। यहाँ पे जो इश्तेहार हम लोगों का बन रहा है, कोई भी ऐसा इश्तेहार नहीं है कि ओइसी ऊपर से आ गई और कोई ऊपर से लीडर आ गया और उसके हिसाब से इश्तेहार बन गया। यहाँ पे इश्तेहार नीचे के लोगों से ही बना है और इसलिए हम लोग कॉन्फिडेंट है कि लोग क्या चाह रहे हैं और इस पे बात इस समय पे नहीं हो रही है। जब मैं यहाँ आके जस्ट एक छोटा सी घटना है, आयरन स्टील यहाँ पे जो वर्कर्स है, यूनियन है, उनके साथ मिलने गई तो वो वही बोल रहे थे कि दीदी हम लोगों का जो वेतन का वृद्धि हुआ है, CITU लड़के यहाँ पे लिया है, CITU की लड़ाई की वजह से, लीगल केस की वजह से हम लोगों को मिला है और आज के समय में भी तृणमूल का सरकार वो देने से मना कर रहा है। तो हम क्यों नहीं लाल झंडा को इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे? एकदम। जॉइंट कमीशन, लेबर कमीशन के पास पिछले वीक ही यहाँ पे डेपुटेशन भी गया है। यहाँ से उन वर्कर से हम लोग मिलके भी आए हैं पिछले वीक और ये पूरा उनके साथ, मतलब हमारा सिर्फ चुनाव वाला मतलब जो बोले चुनाव वाला तैयारी नहीं चल रहा है, सिर्फ एजेंडा नहीं चल रहा है, साथ साथ अगर कहीं पे भी अभी दिक्कतें हो रही वो भी लड़ाई हम लोग साथ साथ लड़ रहे हैं। क्योंकि बात हर दिन जो हमारी प्रॉब्लम्स है, हमारी समाज में जो दिक्कत है, जमहूरिया की लोगों की दिक्कत है, उसको भी साथ साथ चुनाव के साथ साथ हम लोग लेके जा रहे हैं। आप एक फीमेल कैंडिडेट हैं और अगर आप यहाँ से जीतती हैं तो क्या महिलाओं के लिए आप कुछ उद्योग के बारे में सोचिए जिन पर सिर्फ महिलाओं का ही? देखिए, एक तो जो हम लोग बोल रहे हैं कि नेबरहुड कमेटी का इश्तेहार में भी लिखा गया है कि महिलाओं को हम लोग और जिस तरीके से काम निर्भरशील बनाए, जो मतलब एक किस तरीके से बोला जाए कि दे अभी भी डिपेंडेंट है एक तरीके से, उनके पास जो इकोनॉमी नहीं है, ऐसे इकोनॉमी नहीं है जहाँ पे वो लोग सेफली काम कर पाए। तो वो बात है कि हम लोग ऐसा एक सिस्टम बनाए जहाँ पे उनको काम मिले। क्योंकि अभी पिछले टाइम 3 दिन पहले की बात है, नीमडांगा वगैरह हम लोग जब गए थे यहाँ पे, तो महिलाएं आके बोल रहे थे कि उनके पास जो छोटा मोटा उन्हें काम घर में काम मिल जाता है या ECL के जो यहाँ पे इलाका है वहाँ पे थोड़ा काम मिल जाता है, उनसे उनका घर किसी तरीके से चलता है। तो इनके लिए हम लोग कैसे इकोनॉमी और इंक्लूसिव बनाए, ये तो हमारे इश्तेहार में है। साथ साथ हमें ये मतलब करना होगा कि जॉब सेक्टर अगर नहीं बढ़ेगा तो हम वो अपॉर्चुनिटी महिलाओं को भी नहीं दे पाएंगे। तो हमारी पहली जो मांग यहाँ पे भी है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ बनने चाहिए थे, फैक्ट्रीज़ बनने चाहिए थे, यहाँ पे जो स्पेसेस बन सकते हैं जहाँ पे लोग और से और काम कर पाएंगे, वो हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि बहुत सारे महिलाएं भी, अभी स्टूडेंट्स भी है, मैं मिल रही थी बहुत सारे स्टूडेंट्स से, युवाओं से, उन्होंने कोई MA किया है, कोई पॉलिटेक्निक किया है और उसके बाद बोल रहे दीदी हम लोग बैठे हुए घर पे, जमहूरिया में हमें नौकरी नहीं मिल रहा है, हमें आसपास कहीं पे जाना पड़ रहा है। दूसरी बात, अगर कॉलेज और स्कूल्स की हालत देखिए, आधा स्कूल्स गांव के अंदर बंद करके रखा गया है। ट्राइबल्स की जो हॉस्टल्स थी उसको बंद कर दिया है, जो पुरुलिया से लेके इधर ट्राइबल्स की हॉस्टल्स थी उसको बंद कर दिया, फंडिंग नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हमें एकदम बहुत प्रायोरिटी से, फंडिंग जो नहीं हो रही है इसके लिए आप किसे जिम्मेदार ठहराएंगे? देखिए ये तो स्टेट गवर्नमेंट की बात है ना। अगर इस समय पे मैं जो बोल रही हूँ कि वाम फ्रंट के टाइम पे, लेफ्ट फ्रंट ने हमने देखा था कि हम बंगाल को किसी भी जगह पे, हम जब सरकार की बात करते हैं हम ये देखते हैं, जैसे आप केरल में देखिए इस समय पे जब LDF है तो वो एक विकल्प दे रहा है कि केरल आगे 10 साल में हम कहाँ पहुँचाएंगे या 5 साल में। तो हम वही बोल रहे हैं कि तृणमूल ने जो 10 साल, उसने बोला, अभी भी जो बोल रहा है कि खेलेंगे, भाई खेल के क्या करोगे? खेल लो, खेलना है खेल लो, लेकिन खेल से क्या हमारी नौकरी मिल जाएगी? खेल से क्या हमारी जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा? ये तो हमारी जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा है ना यहाँ पे। तो हम बोल रहे हैं कि हम बंगाल को 5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं, हम लोगों को वही विकल्प दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये राजनीति खेला आम आदमी के ऊपर भारी पड़ रहा है। एकदम हम बोल रहे हैं, एक समय पे एक राजनीति था जहाँ पे लोग ये डिस्कस करते हैं कि हम भारतवर्ष को कहाँ तक लेके जाएंगे, कितने इंडस्ट्रीज बना पाएंगे, कितने स्कूल्स बना पाएंगे, कितने सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट, वो सब आज डिबेट में ही नहीं है। अगर हम डिबेट में आज देखें तो जात है, धर्म है, ये है, वो है, किसको कैंडिडेचर मिला नहीं मिला। हम टीवी खोलते हैं तो वहाँ पे कोई डिबेट नहीं चल रहा है कि मैनिफेस्टोज में क्या है, मैनिफेस्टोज किसका भारी है, एक्चुअली कितना काम हुआ है, इस पे कोई डिस्कशन नहीं चल रहा है। हम बोल रहे हैं इस राजनीति को वापस लाना है। इस राजनीति को हमें कहीं ना कहीं वापस क्यों लाना है? क्योंकि लोगों का भरोसा राजनीति से चला जा रहा है। और आज भी अगर लोग यहाँ पे लाल झंडे के साथ खड़ा है इसी वजह से, क्योंकि वो लाल झंडा उस राजनीति का प्रतीक है कि लोगों की लड़ाई की प्रतीक है। कोई भी राजनीति कर रहा है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि वो अपने पर्सनल एजेंडा के लिए कर रहा है। एक आपसे, आप एक स्टूडेंट हैं, JNU से आप सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, तो एक स्टूडेंट भी हैं आप, इस पर मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी। ममता बनर्जी ने
कहीं ना कहीं शिक्षा पद्धति को थोड़ा सा चोट पहुंचाया है। आठवीं क्लास तक छात्रों को ऐसे ही पास कर दिया जाता है, उसके बाद फिर उनको जो है पढ़ने में ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, तो इससे बच्चों का एक बेस वीक हो जाता है। तो क्या आप इसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगी विधानसभा? देखिए, बात यह है कि एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा खामियां है। मतलब आप एक को बोल रहे हो, उससे एक और पॉलिसी बनता है, मतलब हर कोई पॉलिसी इंटरलिंक्ड है। अब जैसे मैंने बहुत पास से देखा है, क्योंकि मैं लॉकडाउन के समय पे घर पे थी, तो मेरी मम्मी प्राइमरी स्कूल्स की बहुत सारी स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाती है, तो मैंने बहुत पास से देखा है, उनको मैंने कभी कभार पढ़ाया भी है। तो हमने ये देखा है कि उनके स्कूल में एकदम जो एक टीचर से मतलब 100 बच्चे पढ़ाया जा रहा है, बाकी एक ही टीचर साइंस भी पढ़ा रही है, वही मैथ्स पढ़ा रही है, वही इंग्लिश, वही बंगाली, सब कोई सेम। और कोई एक आप जब प्राइवेट स्कूल्स में जाते हो, आप प्राइवेट स्कूल्स को बढ़ावा दे रहे हो, आप वहाँ पे क्लासेस बना रहे हो, वहाँ पे आप इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हो, लेकिन आप गवर्नमेंट स्कूल्स में वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना रहे हो। अब आप स्टूडेंट्स पे तो ये नहीं झोंक डाल सकते ना कि आप सीख क्यों नहीं रहे हो, आप क्यों नहीं सीख रहे हो। सेकेंड ऑफ ऑल, मिड डे मील का जो हालत है, आप अगर एडुकेशन को एम्पावरिंग तरीके से नहीं देखोगे खुद, तो आप एडुकेशन को एम्पावर बना ही नहीं पाओगे। अगर आपको लगता है कि एडुकेशन तो वेस्ट है, आपको लगता है अरे एडुकेशन एक मार्केट का एक और जगह है जहाँ पे हमें जो पैसा दे रहा है, अच्छा ही बात है, हमारा स्कूल चल जाएगा उस पैसे से, और डिग्री तो भी एक तरह से धंधा बना रखा है एडुकेशन। एग्जैक्टली, ये जो सिस्टम है इसको भी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हम लोगों के लिए भी है, जिन लोग, जैसे मैं बहुत एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ। अगर JNU जैसे संस्थान नहीं होते, शायद हम लोग इतना हायर एजुकेशन नहीं कर पाते, और ये बहुत मतलब फ्रैंकली मैं बताना चाहूँगी। तो बात वही है कि अगर हम लोग पढ़ पाए हैं ऐसे इंस्टीट्यूशंस, हमारा दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है आने वाले समय में कि हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस को और बढ़ावा दें। सिर्फ दिल्ली में नहीं, हर एक जगह पे जहाँ हम लोग हैं, हम क्यों नहीं ऐसे रेप्लिकेट कर सकते ऐसे इंस्टीट्यूशंस को। हम ऐसे इंस्टीट्यूशंस को बनाए हर जगह, कि कल जैसे मेरे जैसे लोग जो यहाँ पे पढ़ना चाहते थे, हमें बंगाल छोड़ के जाना ही पड़ा क्योंकि हमारे यहाँ पे जगह नहीं था। तो ऐसा क्यों करना, हर एक जामुरिया का स्टूडेंट तो बाहर नहीं जा पाएगा ना, तो हम यहाँ पे क्यों नहीं बनाते। जामुरिया में आपका, जामुरिया से थोड़ा दूर आगे चुरुलिया में काजी नजरुल यूनिवर्सिटी बनाया गया, लेकिन जामुरिया के स्टूडेंट्स वहाँ तक नहीं जा पाते ड्यू टू कम्युनिकेशन गैप बोल सकते, ट्रांसपोर्टेशन की कमी होने की बोलते। तो इन सब पे आप क्या करने वाली हैं? ये इन सब पे भी बहुत मतलब अच्छा डिस्कशन भी हो रहा था कि पहले यहाँ पे 2011 से पहले बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन थे जो इकरा होते हुए रानीगंज कनेक्ट करता था, बहुत सारे। अब प्राइमरी स्कूलिंग का ही बहुत बड़ा दिक्कत है। मैं गांव अंदर गई हूँ, आदिवासी इलाका में जहाँ पे दलित बस्ती वगैरह बहुत सारे बस्ती एरियाज़ है, वहाँ पे गई हूँ। प्राइमरी एजुकेशन ही इतना वीक है, हायर एजुकेशन तो बहुत दूर की बात है। मतलब जो लोग काजी नजरुल यूनिवर्सिटी तक पहुँच पा रहे हैं, बहुत कम परसेंटेज है। तो हमें स्टेप बाय स्टेप ऑब्वियसली वहाँ पे तो फोकस करना ही है, लेकिन कम्युनिकेशन, आप ट्रांसपोर्टेशन शुरू करवाइए। स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए अगर हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं कि उनके लिए रिलैक्सेशन रहेगा, वो अगर बस में जाएंगे, कुछ ऐसा इनिशिएटिव्स रहेगा जहाँ पे स्टूडेंट्स एक्सेस कर पाए, ये सब तो होगा ही। लेकिन हमें प्राइमरी एजुकेशन 10th तक की, 12वीं तक की पढ़ाई पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि ड्रॉप आउट लेवल सबसे ज़्यादा प्राइमरी और हायर एजुकेशन में हो रहा है। जितना मेरा बातचीत वहाँ पे हुआ, लोग 7th के बाद बोल रहे हैं हम क्या करेंगे, पैसे नहीं है, हम पढ़ नहीं पा रहे, या 10th के बाद बैक है। ये बैक है बिकॉज सिस्टम बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव है कि वहाँ पे उस बच्चे को समझाया नहीं जा रहा है, साथ में उसको वो गाइडेंस नहीं दिया जा रहा है कि वो पढ़ के आगे चल के क्या कर सकता है। उनके मम्मी पापा से, जैसे उस दिन मैं एक जगह गई थी, वहाँ पे एक लड़की थी, वो मैंने पूछा कि तुम पढ़ाई करते हो, कि नहीं दीदी मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ, 10th के बाद बैक है। तो मैंने उसके मम्मी से पूछा कि आप पढ़ा क्यों नहीं रहे हो। बोल रहे कि क्या होगा पढ़ के, वैसे भी कोई नौकरी तो मिल नहीं रहा है, मेरा एक बेटा है बड़ा और उसे तो नौकरी मिला नहीं, तो ये लड़की को क्या ही नौकरी। आप इसे अपना एग्जाम्पल दे सकते थे। एग्जैक्टली, लेकिन वही बात है ना कि हर कोई वहाँ दिल्ली तक जा पाए, ऐसा एक्सेस हो पाए, उसका नहीं होगा। हम लोग भी बहुत जगह ऐसे जगह से आते हैं जहाँ पे मैं मानती हूँ कहीं ना कहीं हमारा वो प्रिविलेज था कि हम लोग उस चीज़ को एक्सेस कर पाए, यहाँ पे नहीं है। तो वो चीज़ हम समझ के कैसे उनके लिए एक्सेसिबल बनाए, ये हमारी काम रहेगी, ऑब्वियसली रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और वहीं पर हमारी एडुकेशन का मतलब बनेगा अगर हम लोग कुछ कर पाएंगे तो। कल देखा गया है कि आपके ही मतलब माकपा के ही दल के एक नेता विष्णु पाठक जी ने भाजपा का दल ग्रहण कर लिया, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं ये जो दल बदल की पॉलिटिक्स है, राजनीति है, मैं इस पे ज़्यादा कमेंट कभी नहीं करती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि
मैं या कोई भी जो माकपा से जुड़े हुए हैं, हम लोग एक विचारधारा की वजह से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं, गए हैं, लेकिन जो लोग गए हैं वो जगह और कभी नहीं उन्हें मिलेगा। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये विकल्प की लड़ाई है। अगर उनको लग रहा है ये विकल्प नहीं है तो वो छोड़ के जा रहे हैं, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन हम ये मानते हैं कि हम जहाँ जहाँ ये लाल झंडे के साथ लड़ाई किए हैं, हम लोग लोगों के साथ खड़े रहे हैं। और लोग इसलिए आस्था फिर से, एक टाइम लोग चेंज चाहते थे, लोग ही वो चेंज लेके आए थे, लेकिन आज के समय पे लोग ही फिर से चाह रहे हैं। लोग कहीं ना कहीं होप देख रहे हैं कि नहीं, हमने जो गलती की है, आप नंदीग्राम में देख लीजिए, जब मीनाक्षी दी जा रहे हैं, लोग खुद आके बोल रहे हैं कि हाँ हमसे भूल हुई है, लेकिन हम वापस चाह रहे हैं क्योंकि हमारे साथ जो अत्याचार हुआ है वो हम नहीं चाहते, हमने गलत समझा था। तो देखिए, हम लोग हर कोई इंसान है, इंसान समझते हैं अपने मतलब हम जो वर्क करते हैं उसी से समझते हैं। और यही हमारी पार्टी की भी आस्था है कि लोग ही हमें बनाए हैं, जहाँ पे भी इस पार्टी को ले गए हैं, और लोग ही आने वाले समय में फ्यूचर में भी ये जगह हमारे लिए बनाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, आपके जितने भी प्रतिद्वंदी हैं आपसे काफ़ी सीनियर हैं, तो आप इसे किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप अभी बहुत जूनियर हैं उनसे, तो आपके लिए मुश्किल होगी उन्हें टक्कर दे पाना? देखिए, मैं कभी भी एज को एज अ क्राइटेरिया कभी नहीं पकड़ती हूँ कि पॉलिटिकल किसी भी जगह पे कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, इसके वजह से मतलब कंपटीशन हो। मैं ये मानती हूँ कि विकल्प की लड़ाई है। हम लोगों के पास अपने एजेंडा को लेके जा रहे हैं, और प्रतीक के लिए वो मेरे लिए वोट नहीं कर रहे, इस प्रतीक के लिए वोट कर रहे हैं। क्योंकि अगर मेरे जगह कोई भी होता, इस चेयर में बैठा हुआ कोई भी प्रत्याशी होते, तो वो इस प्रतीक के लिए लड़ाई करते, उस लोगों की, मजदूर जो है, किसान जो है, जो मेहनत कश लोग हैं, उनके लिए लड़ाई करते। तो मेरी लड़ाई कभी भी एक व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। तो यही मैं मानती हूँ कि मेरा जो पार्टी ने मुझे सिखाया है, जो आदर्श में रखती हूँ, जो विकल्प में रखती हूँ, वो पार्टी के हिसाब से है, और आने वाले समय में उसके लेके ही लड़ूंगी। तो एज एक फैक्टर कभी नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। आपको आपके चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। तो ये थी आयशी घोष, जिन्होंने हमसे बात की। चुनाव से संबंधित सारे अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें।